हेलो, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल पर। आज करेंगे पार्ट नंबर 6 प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। टॉप क्वेश्चंस रहेंगे 40 इसके। तो इससे पहले हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आप वो पार्ट्स भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। और प्राचीन भारत का इतिहास आज हम करेंगे। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप देख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ने से पहले प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पर। सभी का स्वागत है पूजा डागर जी की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन है वो कहाँ पर व्यतीत किए थे, कहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे? देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में या फिर कांची में या फिर थानेश्वर में या फिर स्वर्ण बेलगोला में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उन्होंने जो अपना अंतिम दिन बिताए थे वो बिताए थे डी स्वर्ण बेलगोला में। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला में उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश के थे? तो इनमें से कौन से शासक थे जो कुषाण वंश से थे? कुषाण वंश से इनमें से कौन से शासक थे? नाम पूछा गया है। तो विक्रमादित्य थे, खडफिसेस थे, या फिर दंती दुर्ग थे, या फिर पुष्यमित्र थे। तो इनमें से ऐसे कौन थे जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से जो संबंधित थे वो थे खडकफिसेस। खडकफिसेस थे कुषाण वंश से संबंधित। खडकफिसेस कुषाण वंश से संबंधित थे खडकफिसेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गांधार कला की इन दो कलाओं का संयोजन है। जो ये कला थी जिसका नाम था गांधार कला, ये किन दो कलाओं का संयोजन थी? तो ये जल्दी से बताइएगा। हिंदू रोमन की, हिंदू इस्लामी की या फिर हिंदू यूनानी की, या हिंदू चीन की? तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो गांधार कला थी यह थी हिंदू और यूनानी से संबंधित। हिंदू और यूनानी से संबंधित थी। हिंदू यूनानी, सी आंसर रहेगा। हिंदू यूनानी से संबंधित थी। गांधार कला थी हिंदू यूनानी से संबंधित। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? कान्हा थे, हॉल थे, या सिमुक थे, या फिर गौतमी पुत्र थे? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा गया है, संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक। तो फ्रेंड्स, जो सातवाहन साम्राज्य था उसके संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक थे सातवाहन। सिमुक सातवाहन, स से सिमुक, स से सात, सिमुक सातवाहन। ठीक है, इसके संस्थापक थे सिमुक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के जो शिलालेख थे उस पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो अशोक थे, अशोक के जो शिलालेख थे उन पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? अगर आपको पेपर में ऐसे मिले अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ब्राह्मी। क्या रहेगा? ब्राह्मी। लेकिन यहाँ पर भी एक लॉजिक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो यहाँ से आएगा जो पूर्वी क्षेत्रों के शिलालेख हैं, पूर्वी क्षेत्रों के शिलालेख हैं उनमें तो ब्राह्मी लिपि है, और पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रों की जो है
पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उनके जो शिलालेख है, पश्चिमी क्षेत्र के शिलालेख आ जाए तो वहाँ पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? वहाँ पर किया गया है खरोष्ठी, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें अगर पूर्वी क्षेत्रों के शिलालेखों का जो है वर्णन आ जाए कि उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर आएगी ब्राह्मी लिपि। और पश्चिमी क्षेत्र के जो शिलालेख थे उनमें जो लिपि का प्रयोग किया गया था वो खरोष्ठी लिपि थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका एक जो है टॉपिक का लॉजिक है। यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना आपको खाली आ जाए शिलालेखों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी मिले तो ब्राह्मी पर, खरोष्ठी मिले तो खरोष्ठी पर टिक करना है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? संगम जो साहित्य है उसके संरक्षक कौन थे? संरक्षक थे, नायक थे, पांडे थे, चंदेल थे या सोलंकी थे? तो 6 का आंसर रहेगा जो पांडे थे ना, वो जो पांडे थे वो संगीत साहित्य के संगम साहित्य के संरक्षक थे। पांडे संगम साहित्य के संरक्षक थे, पांडे संगम साहित्य के संरक्षक थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित थी? ठीक है, वो कहाँ पर स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में या फिर गया में? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ये हो गया अपना 7 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर लाइक शेयर और कमेंट करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो जो कौन थे ऐसे जो कनिष्क के राज्य में क्या थे? राजवेद थे, राजवेद थे, चिकित्सक थे। तो कौन थे? वसुमित्र थे, चरक थे या फिर नागार्जुन थे या फिर पतंजलि थे? तो कौन रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। कनिष्क के राजवेद कौन रहे हैं? कनिष्क के राजवेद रहे हैं चरक। ठीक है, कनिष्क के राजवेद कौन रहे हैं? चरक रहे हैं। कनिष्क के राजवेद चरक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक थे जो, वो कौन से वंश के राजवंश के राजा थे? प्रद्योत या फिर मौर्य या फिर हर्यक या फिर नंद? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक थे जो, वो थे मौर्य राजवंश के राजा थे। अशोक कौन से राजवंश के राजा थे? मौर्य राजवंश के राजा थे अशोक। और अशोक को देवताओं का प्रिय भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे और कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था और उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसका इतना पछतावा इनको हुआ था कलिंग युद्ध के बाद, फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये इनके बारे में है थोड़ा सा जो कि हम डेली पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय जो कला है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो कि ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मौर्य है, गांधार है, शुंग है या गुप्त है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा
गांधार क्या रहेगा आंसर? गांधार है ये जो कला है, गांधार कला, ये है भारत और यूनानियों की कला है। ठीक है, तो जो भारतीय कला का जो गांधार कला है, इसको जो है क्या कहते हैं, ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, गांधार कला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जानते हैं, वो है गांधार कला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संगम युग का तोल्कीपियम, संगम युग का तोल्कीपियम खालिस्तान साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो कौन से साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तमिल का, संस्कृत का, या फिर तेलुगु का, या फिर कन्नड़ का? तो 11th का क्या टॉपिक का आंसर क्या रहेगा? जो संगम युग है, एक संगम युग, इसका तोल्कीपियम खालिस्तान साहित्य है। तो तोल्कीपियम है, यह कौन सी भाषा का साहित्य है? यह है हमारा तमिल भाषा का साहित्य। कौन सी भाषा का? संगम युग है, संगम युग तमिल भाषा का साहित्य है, जिसको बोलते हैं तोल्कीपियम। ठीक है, तोल्कीपियम तमिल भाषा का सबसे बड़ा जो है साहित्य है, यह एक संगम युग का। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं की है वीडियो को। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पर। जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल मैटर मिलने वाला है, जो कि आपके लिए हर तरह से उपयोगी है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा, जीके से रिलेटेड आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी 40 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और हमने अपने चैनल पर हरियाणा जीके से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो आपके लिए अगर आप HSSC रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है HSSC से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा HTET का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी हरियाणा जीके पूछी जाती है, और हरियाणा का कोई भी आप टेट एग्ज़ाम दे लो, उसमें ही जो है हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर 10 पार्ट्स वहाँ किए गए हैं, तो आप वो 10 पार्ट देख लीजिएगा। और 7 संपूर्ण हरियाणा जीके भी हमने कर रखी है 7 दिन में। तो जब हरियाणा का पेपर हुआ था तब हमने की थी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। हरियाणा से अगर रिलेटेड आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको पक्का देखिएगा, क्योंकि पिछली जो करवाई गई है जीके हरियाणा की, वो सारा ही पेपर में आया हुआ था। कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं था। जितना हमने किया था पूरा का पूरा एग्ज़ाम में आया हुआ था, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। आप देख सकते हैं वीडियोस कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म की जो शिक्षा है, क्वेश्चन नंबर 12 का, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म गुरु की, धम्म आचार्य की, या फिर धम्म योगी की, या फिर धम्म महामत की? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी से। इसका क्या आंसर रहेगा? धम्म की शिक्षा देने के लिए जो है अशोक ने, धम्म की शिक्षा किसने दी थी? अशोक ने दी थी। और अशोक ने जो है धम्म की शिक्षा देने के लिए किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर रहेगा धम्म महामत इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन महामत की क्या की थी? नियुक्ति की थी। धन महामत की नियुक्ति की थी, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी धन महामत, अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो नंद राजवंश था, इसके संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो कौन थे इनके संस्थापक? ये थे गणानंद थे, महापदम नंद थे, महेंद्र थे, या गजानंद थे? तो 13th का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा महापदम नंद।
क्या रहेगा इसका आंसर? महापद्म नंद। बी आंसर रहेगा। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो उस सरकार के, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो इनमें से कुछ प्रतीक दिए हुए हैं जो भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए थे। इनमें से मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। मौर्य वंश ने क्या नहीं अपनाया था? इनमें से सत्यमेव जयते, घोड़ा, सांड, चार शेर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें से देखो, घोड़ा है, उन्होंने उस टाइम पे इस प्रतीक का प्रयोग कर लिया था, और सांड का भी प्रयोग कर लिया था, और चार शेर का भी उन्होंने प्रयोग कर लिया था, लेकिन उन्होंने उस पर एक जो है मोहर नहीं लगाई थी, एक जो है सत्यमेव जयते का ये टैग नहीं लगाया था, जो कि भारत सरकार के प्रतीक में अभी शो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत सरकार के प्रतीक में जो है सत्यमेव जयते का जो प्रयोग किया जाता है वो उस वंश में अपनाया नहीं गया था। तो ये इसका आंसर रहेगा सत्यमेव जयते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो खारवेल के लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए, या फिर सी सुशर्मन के लिए, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो एक ब्राह्मण का प्रयुक्त हुआ था। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? ऐसे शासक दिए गए हैं, इनमें से एक ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे रहे हैं जिनको एका ब्राह्मण के नाम से जो है, एका ब्राह्मण के नाम से हम जानते हैं। तो इस शासक को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, एका ब्राह्मण भी कहते हैं, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, तो इनमें से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त की, विदेशी नीति की, या फिर आंतरिक नीति की, या सभी विकल्प सही हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है। तो जीवन वृत्त ये जो है अशोक के शिलालेखों में जीवन वृत्त के बारे में भी बताया गया है, विदेशी नीति के बारे में भी बताया गया है, और जो है आंतरिक नीति के बारे में भी बताया गया है। तो ये ही तीनों के तीनों आ जाएंगे इसके आंसर। डी आंसर रहेगा इसका, सभी विकल्प सही हैं। तो जो आंतरिक नीति है, विदेश नीति है, और जीवन वृत्त है, ये सारी की सारी चीज़ें अशोक के शिलालेखों में लिखी गई हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, शेयर करा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो पर। बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हिस्ट्री से रिलेटेड प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको रट लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीक को ही यूनानी बोलते हैं, तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंडरमिज किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज और जेंडरमिज है, किसे कहा गया है? अजातशत्रु को कहा गया है, महापद्मनंद को कहा गया है, कालाशोक को कहा गया है, या फिर घनानंद को कहा गया है? तो 17 का आंसर रहेगा घनानंद को कहा गया है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज और जेंडरमिज किसे कहा गया है? घनानंद को अग्रमिज और जेंडरमिज कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारत के जो नेपोलियन हैं, इनकी उपाधि किसको मिली है? इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या फिर हर्षवर्धन को? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे मिली गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि मिली है समुद्रगुप्त को। सी आंसर रहेगा फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि मिली है।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। केवल और केवल हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं आज की क्लास में ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए फ्रेंड्स, और फटाफट से कर लेते हैं इनको पूरा। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर गुप्त युग में, कौन से युग में? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविख्यात प्रसिद्ध हो गया था खालिस्तान था। तो खालिस्तान था उत्तर गुप्त युग में, उत्तर गुप्त युद्ध में उत्तर गुप्त युग में, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, इनमें से विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध हो गया था, वो विश्वविद्यालय था कांची, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी। तो 19 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? जो है इसका आंसर रहेगा नालंदा। बी आंसर रहेगा नालंदा। ऐसा विश्वविद्यालय था जो प्रसिद्ध हो गया था उत्तर गुप्त युग में, विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त थे, घटोत्कच थे, या चंद्रगुप्त प्रथम थे, या कुमारगुप्त प्रथम थे? तो क्या रहेगा इसका आंसर? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका आंसर रहेगा श्रीगुप्त थे पहले। श्री कर दिया था इन्होंने गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त थे गुप्त शासक के प्रथम, गुप्त शासक के प्रथम ज्ञाता थे, पहले ज्ञाता थे गुप्त शासक के श्रीगुप्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना गया है? तो चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना गया है? यह माना गया है, आयुर्वेद के भगवान किसको माना गया है? सुश्रुत को, चयवन को, या फिर धन्वंतरी को, या फिर चरक को? तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर फ्रेंड्स? आयुर्वेद के जो वेद हैं, चिकित्सकों का भगवान कहा गया है धन्वंतरी को। किसको कहा गया है? धन्वंतरी को कहा गया है गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी को कहा गया है गॉड ऑफ मेडिसिन। याद रखना आपको, धन्वंतरी को कहा गया है गॉड ऑफ मेडिसिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 22 है हमारा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? जो ये आर्यभट्ट है और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, और कुषाण वंश के, या फिर पाल वंश के? तो 22 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? जो आर्यभट्ट हैं और वराहमिहिर हैं के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये है हमारे, ए आंसर रहेगा गुप्त वंश के साथ संबंधित हैं। किसके साथ? गुप्त वंश के साथ ये संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के विश्वविख्यात नाम है गुप्त वंश से संबंधित। याद रखना है, ये दोनों के दोनों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों गुप्त वंश में जो है प्रसिद्ध रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार होता था रोमन साम्राज्य के साथ, वो रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये व्यापार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो किसने आक्रमण कर दिया था कि रोम साम्राज्य के साथ जो भारत व्यापार करता था वो बंद हो गया था? तो अरबों द्वारा, हुनों द्वारा, या फिर हंगेरिया ईयो द्वारा, या फिर तुर्कों द्वारा? तो क्या रहेगा इनमें से आंसर? 23 का आंसर रहेगा हुनों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। हुनों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, जिससे हुनों ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए जो रोम साम्राज्य के साथ भारत व्यापार करता था वो व्यापार बंद हो गया था। रोमों के साथ व्यापार बंद कर दिया था हुनों के आक्रमण के बाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल में आया? चीनी यात्री थे, कौन थे चीनी यात्री? फाहियान कौन से यात्री थे? चीनी यात्री थे। ये भी पूछा जा सकता है, चीनी यात्री कौन थे? फाहियान थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है चीनी यात्री थे फाहियान। वे किसके शासन काल के दौरान भारत में आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त? क्या रहेगा इसका आंसर? ये आए थे चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। जो ये चीनी यात्री फाहियान है, ये जो गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये भारत में आए थे चीनी यात्री फाहियान। क्वेश्चन नंबर 25, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं? जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है ना फ्रेंड्स, इलाहाबाद का स्तंभ है, उसमें किसकी उपाधियां क्या है? उत्कीर्ण है, बनी हुई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की, विक्रमादित्य की, समुद्रगुप्त की या स्कंदगुप्त की? जो इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं? 25 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा समुद्रगुप्त की उपाधियां उत्कीर्ण हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपाधियां उत्कीर्ण हैं, याद रखना है। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपाधियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद तो यहाँ से ऐसे थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ। बाद में यानी सबसे बाद में का, समुद्र में पानी जाता है सबसे बाद में, सब जगह घूम के सीधा समुद्र में जाता है पानी सबसे बाद में, तो इसी के लिए बाद, इलाहाबाद और समुद्रगुप्त, ये ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बनाया था? तो किसने बनाए थे? इलाहाबाद जो स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, वो किसके द्वारा बनाया गया? हरिसेन के द्वारा, वीरसेन के द्वारा, महासेन के द्वारा, विष्णुसेन के द्वारा? तो हरिसेन थे, इन्होंने इलाहाबाद जो स्तंभ है उसके शिलालेख बनाए थे। हरिसेन ने इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, हरिसेन, इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन और समुद्रगुप्त, आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल और केवल 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये क्वेश्चन। पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स। 27 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों में या भागों पर शासन किया। उन्होंने, किसने? गुप्त शासकों के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं, तो गुप्त शासकों ने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत पर शासन किया। और बी, राजपद वंशागत था तथा सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिला था। या फिर सी, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। या फिर डी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी आई। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 27 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो राजपद थे ना, वो एक ही जो पुत्र को नहीं मिलते थे, बड़े पुत्र को नहीं मिलते थे, वो हमारे राजपद वंशागत थे और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। जो योग्य होता था उसको मिलता था, सबसे बड़े पुत्र को नहीं मिलता था। तो ये वाला हमारा क्या है? गलत है, ये नहीं आएगा, बाकी सारे सही हैं। जो गुप्त शासक थे उन्होंने उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था और न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी और भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जो गुप्त युग था उसका प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, श्रीगुप्त थे या समुद्रगुप्त थे? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त थे, जो है विगुप्त युग के प्रवर्तक थे। सबसे पहले श्रीगुप्त के, इसके गुप्त वंश के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। संस्थापक हो या प्रवर्तक हो तो श्रीगुप्त आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जो कवि थे कालिदास थे, वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो आंसर क्या रहेगा? 29 का आंसर क्या रहेगा? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? 29 का आंसर रहेगा, ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे? राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, केवल और केवल हमारे 11 क्वेश्चन बचे हैं, केवल 40 क्वेश्चन हमने आज की क्लास पर रखे हैं, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो जो गुप्त शासक हैं उनकी जो सरकारी और
दरबारी भाषा है वह क्या थी? पाली थी, हिंदी थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी। कैसी थी? गुप्त शासक कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे? तो जो संस्कृत भाषा है वह उनकी दरबारी और सरकारी भाषा थी। ठीक है, संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी। संस्कृत भाषा याद रखना है, संस्कृत भाषा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइबर्स का भी स्वागत है और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी स्वागत है पूजा डागर जी के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, या फिर राजस्व तथा भूमि सुधार के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त राजवंश था वह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? स्वर्ण युग भी इसको बोलते हैं, गुप्त वंश को। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त राजवंश था, इसको कला और स्थापत्य का युग भी बोलते हैं। कला भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कलाकृतियाँ भी होती थी, बनाई जाती थी। तो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गांधार कला भी यहाँ पर प्रसिद्ध थी। तो 31 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं, 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वह थे, कौन थे? गुप्त राजा थे और जिन्होंने कौन सी पदवी ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की पद से उनको नवाजा गया था। तो यह स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त को? तो यह जो गुप्त राजा थे विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 32 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते थे? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 33 क्वेश्चन क्या है? केवल हमारे 7 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज अंत तक जुड़े रहें वीडियो पर, बीच बीच में वीडियो को ना छोड़े। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को बीच में ना छोड़ें। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे? तो इनमें से जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासन के दौरान ऐसे कौन व्यक्ति थे जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे? तो इनमें से भानुगुप्त थे, आर्यभट्ट थे, वाघभट्ट थे, या वराहमिहिर थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुप्त शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति कौन थे जो खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो इसका आंसर रहेगा आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे, जिनको गणितज्ञ और महान खगोलीय वैज्ञानिक भी बोलते हैं। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, 34 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो ये गुप्त संवत है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह किया गया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह किया गया 34 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया। आगे चलते हैं, 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इनमें से कौन सा राजा था गुप्त वंश का जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर पहले किया है, हुनों से रिलेटेड क्वेश्चन किया है हमने। तो जो ये हुनों थे, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था, जो रोम के साथ व्यापार था, ये क्वेश्चन किया था ना हमने, रोम के साथ व्यापार बंद हो गया था भारत का जब हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसी वजह से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त थे? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 35 का आंसर रहेगा स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने रोका था
था किसको, हुणों को भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने रोका था स्कंदगुप्त ने। याद रखना है आपको। 35 के क्वेश्चन के बाद चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी खालिस्तान से खालिस्तान स्थानांतरित की थी। तो राजा हर्ष थे जो, उन्होंने अपनी राजधानी इधर से उधर स्थानांतरित कर ली थी। थानेसर से कन्नौज में, कंबोज से कन्नौज में, दिल्ली से देवगिरी या फिर वल्लभी से दिल्ली। तो क्या आंसर रहेगा? राजा हर्ष ने अपनी जो राजधानी है वो खालिस्तान से खालिस्तान स्थानांतरित कर ली थी, तो थानेसर से, यहाँ पर आंसर रहेगा ए, थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। तो ये हो गए अपने 36 क्वेश्चन फ्रेंड्स। केवल हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। 37 क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में जो है, गुप्त काल में सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो जारी किए गए, सोने के, तांबा के, चांदी के, लोहा के। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी बोलते हैं। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कौन से सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में? सोने के सिक्के जारी किए गए थे। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? तो किन के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति, उनके प्रति, संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है? तो मौर्यों के, गुप्तों के, या फिर नंदों के, या फिर चोलों के। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जो गुप्त थे ना फ्रेंड्स, उन्होंने सोने के सिक्के बनवाए थे और उन पर डांस, गुप्तों ने क्या है, उन पर संगीत के प्रतीक बनवा दिए थे। तो सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ऊपर बना हुआ था इसीलिए वो ज़्यादा प्रेम करते थे संगीत से, गुप्त वंश के जो शासक थे, इसीलिए ये शो करता है उनका प्रेम, सिक्कों के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आर्यभट्ट और कालिदास किसके गुप्त शासक के दरबार में थे? तो जो आर्यभट्ट हैं और कालिदास हैं, ये किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त। क्यों, क्या आंसर रहेगा 39 का? 39 का आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्ट और कालिदास दोनों के दोनों, आर्यभट्ट और कालिदास दोनों के दोनों महान, ये तो महान खगोलीय वैज्ञानिक थे और ये थे एक महान साहित्यकार। तो कालिदास थे ये गुप्त और शासक के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो किसके सम्राट के दरबार के राजदरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और बीच में स्किप ना करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और आई होप ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कल 3 बजे, 3 से 3:30 हम साइंस करते हैं और हम 8 से 8:40 पर हम जीके करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 3 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।